तारा कोचिंग के इस ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं राव जेतसी के पुत्र राव कल्याणमल के बारे में। तो जिस प्रकार हमने इससे पहले मेवाड़ का इतिहास भी पढ़ा था और मारवाड़ का राठौड़ वंश भी पढ़ा था हमने, और बीकानेर के इतिहास के बारे में भी हमने कुछ जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर के, जिस प्रकार इससे पहले की कक्षा में हमने पढ़ाया था राव बीका, उसके बाद में राव नरा और उसके बाद में जेतसी, इनका अध्ययन हमने किया था। और आज हम अध्ययन करेंगे राव जेतसी से आगे के कौन कौन से शासक बीकानेर के राजा हुए थे। तो जिस प्रकार राव जेतसी, तो इससे पहले की कक्षा में बताया था कि 1541 में, यानी 1541 में पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था। पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था, यानी 1541 में पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था। और पाहेबा साहेबा का युद्ध राव जेतसी और मालदेव के बीच में हुआ था। 1541 में पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था। बीकानेर के शासक राव जेतसी और मारवाड़ के शासक मालदेव के बीच। इस युद्ध में राव जेतसी मारा गया, यानी पाहेबा साहेबा के युद्ध में राव जेतसी मारा गया। राव जेतसी के पुत्र का नाम, यानी राव जेतसी के पुत्र का नाम कल्याणमल था। कल्याणमल, राव जेतसी के पुत्र का नाम कल्याणमल था। अब जो पढ़ेंगे वो कल्याणमल के बारे में पढ़ेंगे। कल्याणमल, तो कल्याणमल का जो शासनकाल है वो 1541 से 1574 तक है। 1541 से 1574 तक, यानी बीकानेर का शासक कौन था? तो बीकानेर का शासक कल्याणमल था। मारवाड़ पर मालदेव का अधिकार हो गया, अर्थात बीकानेर पर भी मालदेव का अधिकार हो गया। लेकिन उस समय मालदेव, जो कल्याणमल का जो राज्याभिषेक है, कल्याणमल का जो राज्याभिषेक है वो बीकानेर जिले के ठाकुरियासर नामक स्थान पर कल्याणमल का राज्याभिषेक हुआ था। क्योंकि बीकानेर के अधिकांश भाग पर मालदेव का अधिकार हो गया। साहेबा पाहेबा के युद्ध में मालदेव की विजय हुई और विजय के बाद मालदेव ने बीकानेर के अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया। उसी समय कल्याणमल का जो राज्याभिषेक किया गया था वो बीकानेर जिले के ठाकुरियासर गांव में इसका राज्याभिषेक किया गया था। अब बात है 1527 की। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। और खानवा की युद्ध, यानी खानवा का युद्ध बाबर प्लस राणा सांगा के बीच में हुआ था। राणा सांगा, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुए थे। खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुए थे। और खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला बीकानेर का शासक कल्याणमल था, जिसने राणा सांगा की सहायता की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से कि खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला बीकानेर का कौन सा शासक था। तो खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला बीकानेर का शासक कल्याणमल था। इसके बाद 1544 में
यानी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल यानी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। और गिरी सुमेल के युद्ध में, यानी गिरी सुमेल के युद्ध में 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। और गिरी सुमेल के युद्ध में यानी कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता किए थे। शेरशाह सूरी यानी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। और गिरी सुमेल का युद्ध है वो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था। मालदेव के बीच में हुआ था। यानी कल्याणमल जब बीकानेर का शासक था तो बीकानेर के अधिकांश भाग पर मालदेव का अधिकार हुआ। और उसी समय यानी 1544 में मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। और गिरी सुमेल के युद्ध को यानी इसी युद्ध को जेतारण का युद्ध कहते हैं। जेतारण का युद्ध, ये जेतारण का मैदान है, ये पाली में है, पाली जिले में है ये। यानी गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो 1544 में। गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? तो मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के शासक कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता किए थे। बीकानेर के शासक कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता किए थे। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुए थे, यानी शेरशाह सूरी की विजय हुई थी गिरी सुमेल के युद्ध में। और जैसे ही गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी तो 1544 में शेरशाह सूरी ने बीकानेर का शासक कल्याणमल को बना दिया। यानी मालदेव ने बीकानेर के जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार कर रखा था उन्हीं पर वापिस अधिकार कर लिया कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता से। अब ये प्रश्न परीक्षा में आ जाता है कि कल्याणमल ने, ये बीकानेर का प्रथम शासक था, बीकानेर का प्रथम शासक कल्याणमल था जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार किए थे। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार किए थे। अधीनता स्वीकार यानी शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का जो प्रथम शासक था, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का जो प्रथम शासक था वो कल्याणमल था। इसके बाद पढ़ते हैं तो यानी कल्याणमल प्रथम शासक था बीकानेर का जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी, या खानवा के युद्ध में इसने भाग लिया था। इसके बाद पढ़ते हैं तो कल्याणमल के दो पुत्र थे, यानी कल्याणमल के दो पुत्र थे। कल्याणमल के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था पृथ्वीराज राठौड़, यानी बड़े पुत्र का नाम पृथ्वीराज राठौड़। और सेकंड पुत्र का नाम था राय सिंह, यानी पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह। यानी कल्याणमल के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम पृथ्वीराज राठौड़ और दूसरे का नाम था वो राय सिंह। अब ये पृथ्वीराज राठौड़ यानी 1570 में पृथ्वीराज राठौड़ है, ये अकबर के दरबार में चला गया। था पृथ्वीराज राठौड़ अकबर का दरबारी कवि था। अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो अकबर का दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौड़ था। यानी कल्याणमल के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम पृथ्वीराज राठौड़ और छोटे पुत्र का नाम राय सिंह था। और ये पृथ्वीराज राठौड़ 1570 में अकबर के दरबार में चला गया और अकबर के दरबार का जो दरबारी कवि था वो पृथ्वीराज राठौड़ था। अब पृथ्वीराज राठौड़ ये विष्णु भगत यानी पृथ्वीराज राठौड़ है वो विष्णु भगत था।
अकबर का दरबारी कवि भी था और साथ में ये विष्णु भगत भी था। अकबर और पृथ्वीराज राठौड़, अकबर और पृथ्वीराज राठौड़, इन दोनों की मुलाकात गागरोन दुर्ग में हुई थी। गागरोन दुर्ग में, यानी अकबर और पृथ्वीराज राठौड़ की मुलाकात कौन से दुर्ग में हुई थी? तो अकबर और पृथ्वीराज राठौड़ की मुलाकात गागरोन दुर्ग में हुए थे। ये गागरोन दुर्ग अकबर ने भेंट किया था पृथ्वीराज राठौड़ को। गागरोन दुर्ग है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में है और गागरोन दुर्ग को भेंट किया था अकबर ने दिया था पृथ्वीराज राठौड़ को, ये दुर्ग दे दिया था। ये गागरोन दुर्ग है, ये राजस्थान के झालावाड़ जिले में है। ये दुर्ग राजस्थान के झालावाड़ जिले में गागरोन दुर्ग। ये गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के किनारे हैं। काली सिंध प्लस आहू नदी, काली सिंध और आहू नदी के किनारे गागरोन दुर्ग है। ये एक बार का भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि गागरोन दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर है? तो गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। गागरोन दुर्ग राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है। ये एकमात्र जल दुर्ग, एकमात्र जल दुर्ग, यानी एकमात्र जल दुर्ग है वो गागरोन है, झालावाड़ जिले में है, काली सिंध और आहू नदी के किनारे है। अब इसी दुर्ग में, यानी गागरोन दुर्ग में पृथ्वीराज राठौड़ ने, गागरोन दुर्ग में पृथ्वीराज राठौड़ ने, गागरोन दुर्ग में पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ की रचना किए थे, एक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का नाम वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग में इसने वेली कृष्ण यानी वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी पृथ्वीराज राठौड़ में। अब वेली कृष्ण रुक्मणी में, इसमें इस ग्रंथ में रुक्मणी और श्री कृष्ण के विवाह का उल्लेख है। रुक्मणी और श्री कृष्ण के विवाह का उल्लेख वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने किए थे। इस ग्रंथ की रचना गागरोन दुर्ग में हुई थी। गागरोन दुर्ग राजस्थान के झालावाड़ जिले में है और ये काली सिंध प्लस आहू नदी के किनारे हैं। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर का दरबारी कवि था। अब इसी ग्रंथ को, यानी वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को मारवाड़ का कवि था जिसका नाम दुर्सा ओडा था। दुर्सा ओडा, यानी दुर्सा ओडा ने, यानी मारवाड़ का ये कवि था दुर्सा ओडा। इसने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को, यानी इसी ग्रंथ को, वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ को दुर्सा ओडा ने पांचवा वेद और 19वां पुराण बताया था। 19वां पुराण, यानी ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो 5वां वेद और 19वां पुराण कहलाता है? तो वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ है। यानी वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ की जो रचना थी वो पृथ्वीराज राठौड़ ने किए थे। और पृथ्वीराज राठौड़ ने जब वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी तो इसी ग्रंथ को दुर्सा ओडा ने, दुर्सा ओडा था वो मारवाड़ का एक कवि था और दुर्सा ओडा ने इसी ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। यानी 5वां वेद और 19वां पुराण। अब वेली रुक्मणी ग्रंथ को, इस ग्रंथ को जो प्रकाश में लाने का श्रेय है, इस ग्रंथ को जो प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है तेसी टोरी को। तेसी टोरी को इस, यानी तेसी टोरी ने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की संपूर्ण चर्चा विश्व में, यानी इनकी चर्चा विश्व में प्रदान की गई थी इसमें तेसी टोरी के द्वारा। तो परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा गया था कि वेली कृष्ण रुक्मणी नामक जो ग्रंथ है, वेली कृष्ण रुक्मणी नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ को प्रकाश में लाने का श्रेय तेसी टोरी को दिया जाता है। तेसी टोरी ये इटली का था, इटली का,
और इटली के उदिने गांव में इसका जन्म हुआ था। इटली के उदिने गांव में तेसिटोरी का जन्म हुआ था। और तेसिटोरी ने बीकानेर में चारण साहित्य का अध्ययन किया था। चारण साहित्य का अध्ययन किया था इसने। तेसिटोरी ने बीकानेर जिले में चारण साहित्य का अध्ययन किया था। तेसिटोरी की जो छतरी है वो भी राजस्थान के बीकानेर जिले में है, यानी बीकानेर जिले में इसकी छतरी है। इसके बाद में कन्हैयालाल सेठिया, ये सुजानगढ़ चूरू का था। कन्हैयालाल सेठिया, इसने पाथल और पिथल नामक साहित्य की रचना किए थे। पाथल और पिथल नामक साहित्य की रचना किए थे। और पाथल का अर्थ साहित्य जगत में, पाथल का अर्थ महाराणा प्रताप और पिथल का अर्थ पृथ्वीराज राठौड़। तो जो ये वेली कृष्ण रुक्मिणी नामक जो ग्रंथ है ये डिंगल भाषा में लिखा गया था, यानी दक्षिण और पश्चिमी भाषा में। तो ये डिंगल भाषा में लिखित ग्रंथ है ये। इसके बाद कल्याणमल बीकानेर का प्रथम शासक था जिसने मुगलों से मनसबदारी भी प्राप्त की थी। इसने 2000 मनसबदारी प्राप्त की थी मुगलों से, इसने कल्याणमल ने। तो कल्याणमल का तो हम पढ़ा है। तो कल्याणमल ने सबसे पहले खानवा के युद्ध में इसने कल्याणमल ने भाग लिया था 1527 में। और खानवा के बाद जो 1544 में गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता की थी। और शेरशाह सूरी के प्रयासों से ही कल्याणमल ने बीकानेर राज्य में या बीकानेर क्षेत्र पर संपूर्ण रूप से इसने अधिकार कर लिया। इसके बाद कल्याणमल जो है इनके दूसरे पुत्र का नाम रायसिंह था। अब रायसिंह के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। तो रायसिंह की पुत्री का नाम, यानी कल्याणमल के छोटे पुत्र का नाम रायसिंह था और रायसिंह की जो पुत्री थी उसका नाम राजकुंवरी था। राजकुंवरी यानी राजकुंवरी। तो कल्याणमल के पुत्र का नाम रायसिंह और रायसिंह की जो पुत्री थी उसका नाम राजकुंवरी था। अब कल्याणमल ने अपनी पौत्री राजकुंवरी का विवाह अकबर के साथ किया था। यानी बीकानेर का प्रथम शासक कल्याणमल था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे, यानी वैवाहिक संबंध। तो मारवाड़ की बात करते हैं हम, जयपुर की बात करते हैं तो कछवा वंश का प्रथम शासक बारमल था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाया था। उसके बाद मारवाड़ की बात करते हैं तो मारवाड़ का प्रथम शासक मोटा राजा उदय सिंह था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाया। इसके बाद बीकानेर के इतिहास की बात करते हैं तो बीकानेर का राठौड़ वंश का प्रथम शासक कल्याणमल था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाया। यानी कल्याणमल के पुत्र का नाम रायसिंह था। और कल्याणमल ने यानी रायसिंह की पुत्री का नाम राजकुंवरी था। कल्याणमल ने अपनी पुत्री राजकुंवरी का विवाह अकबर के साथ करके, यानी मुगलों के साथ सबसे पहले यानी बीकानेर का प्रथम है ये, सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध, सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाला शासक कौन था? तो सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाला शासक बीकानेर का शासक कल्याणमल था। और वैसे अगर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का कौन सा शासक मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाया था, तो मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध जयपुर के शासक बारमल ने बनाया था। उसके बाद मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह ने, इसके बाद बीकानेर के शासक कल्याणमल ने, क्योंकि कल्याणमल ने अपनी पौत्री राजकुंवरी का विवाह अकबर के साथ किया था। तो कल्याणमल एक तो इसने सबसे पहले शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ले थे। दूसरी, इसने सबसे पहले
मुगलों से मनसबदारी भी प्राप्त की थी कल्याणमल ने। तीसरा, इसने सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी बनाया था, वैवाहिक संबंध भी बनाया था। अब राय सिंह, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ तो एक कवि था, वो तो अकबर के दरबार में चला गया। अब कल्याणमल की मृत्यु 1574 में हुई थी, तो कल्याणमल की मृत्यु के बाद जो बीकानेर का शासक बनाया गया था वो था राय सिंह। राय सिंह यानी बीकानेर का जो शासक बनाया गया था वो राय सिंह था। तो राय सिंह का जो शासनकाल है, जो राय सिंह का जो शासनकाल है वो 1574 से लेकर 1612 तक है। 1574 से लेकर 1612 तक जो बीकानेर का शासक था वो राय सिंह था। तो देखो, राय सिंह का जो जन्म, राय सिंह का जन्म 1541 में हुआ था। राय सिंह का जन्म 1541 में हुआ था, राय सिंह का जन्म। और राय सिंह का जो कल्याणमल के बाद जो बीकानेर का शासक बनता है वो राय सिंह बनता है। और राय सिंह का जो शासनकाल है वो 1574 से लेकर 1612 तक इनका शासनकाल है। अब राय सिंह, इसे मुगल दरबार का स्तंभ भी कहते हैं। मुगल दरबार का स्तंभ, यानी मुगल दरबार का स्तंभ कौन सा शासक कहलाता है? तो मुगल दरबार का स्तंभ राय सिंह कहलाता है। यानी राय सिंह ने जीवन भर मुगलों की सेवा किए थे, जीवन भर मुगलों की सेवा किए थे, मुगलों की सेवा। यानी बीकानेर के उस राजा का नाम बताइए जिसने जीवन भर मुगलों की सेवा की थी। तो जीवन भर मुगलों की सेवा करने वाला शासक राय सिंह था। राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा किए थे। यानी राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। एक का नाम था अकबर, अकबर प्लस जहांगीर, अकबर और जहांगीर। अकबर और जहांगीर की सेवा करने वाला, यानी 2 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला बीकानेर का कौन सा शासक था? तो बीकानेर का शासक था राय सिंह। राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, अकबर और जहांगीर, अकबर और जहांगीर। इसी के कारण इसको मुगल दरबार का स्तंभ भी कहते हैं। यानी अकबर का दूसरा विश्वास पात्र व्यक्ति, अकबर का दूसरा विश्वास पात्र व्यक्ति, तो अकबर का दूसरा विश्वास पात्र व्यक्ति था वो राय सिंह था। और अकबर का जो प्रथम विश्वास पात्र व्यक्ति था वो स्वाई मान सिंह था, जयपुर का शासक। अब अकबर के दरबार में और ये राय सिंह 5000 मनसबदारी प्रदान की थी। इसने 5000 मनसबदारी प्रदान किए थे। यानी 5000 मनसबदारी प्रदान करने वाला बीकानेर का शासक, 5000 मनसबदारी प्राप्त करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक राय सिंह था। जो मान सिंह है जयपुर वाला शासक, वो भी अकबर के दरबार में था। उन्होंने 7000 मनसबदारी पर कार्य किया था। तो अकबर के दरबार में सर्वाधिक जो मनसबदारी थी वो जयपुर के शासक मान सिंह के पास में थी। और दूसरे नंबर पर जो सर्वाधिक मनसबदारी थी वो बीकानेर के शासक राय सिंह के पास थी। राय सिंह के पास 5000 मनसबदारी थे। अब एक इतिहासकार था, उसका नाम था मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद एक इतिहासकार था जिसका नाम मुंशी देवी प्रसाद था। अब मुंशी देवी प्रसाद ने, यानी मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को, यानी मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा था। राजपुताने का कर्ण। तो राजपुताने का कर्ण कौन है? तो राजपुताना का कर्ण राय सिंह है। इसके 2 प्रश्न हो गए। एक तो ये मुगल दरबार का स्तंभ भी है, यानी मुगल दरबार का स्तंभ भी है, और दूसरा ये राजपुताने का कर्ण भी कहलाता है। तीसरा ये अकबर का दूसरा विश्वास पात्र व्यक्ति भी था। चौथा ये अकबर के दरबार में बीकानेर का प्रथम शासक था जिसने सर्वाधिक मनसबदारी पर कार्य किया था। यानी 5000 मनसबदारी इसको प्राप्त हुए थे। 5वां प्रश्न इसका ये कि इसने
इसने जीवन भर मुगलों की सेवा की थी। 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी इसने, अकबर और जहांगीर की। अब इसने 1517 में ये अकबर के दरबार में चला गया। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। तो नागौर दरबार के आयोजन के समय राय सिंह नागौर दरबार में यानी अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए चला गया। अकबर ने 1572 में यानी अकबर ने 1572 में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। जोधपुर का प्रशासक यानी अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक है वो राय सिंह को नियुक्त किया था। राय सिंह को नियुक्त किया था जोधपुर का प्रशासक अकबर ने। अब मारवाड़ का शासक रावचंद्र सेन था। ये रह गया मारवाड़ का शासक था रावचंद्र सेन और दिल्ली का शासक था अकबर। दिल्ली का शासक था अकबर। अकबर ने 1574 में मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी थी। उस सेना का नेतृत्व भी राय सिंह ने किया था। ये बात थी 1574 की। तो ये प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि अकबर ने जब चंद्रसेन पर आक्रमण किया था, अकबर ने चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए जो सेनाएं भेजी थी तो उस सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो उस सेना का जो नेतृत्व किया था वो राय सिंह ने किया था। इसके बाद 1573 में यानी 1573 में मालवा यानी दिल्ली 1573 में दिल्ली का शासक अकबर था और मालवा का शासक इब्राहिम मिर्जा यानी बात 1573 की है। दिल्ली का शासक अकबर था और मालवा का शासक था इब्राहिम मिर्जा। तो अकबर ने मालवा के शासक इब्राहिम मिर्जा पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी थी। उस सेना का जो नेतृत्व किया था वो भी राय सिंह ने किया था। तो राय सिंह ने 1573 में मालवा के शासक इब्राहिम मिर्जा का दमन कर दिया, पराजित कर दिया। ये जो 1573 में मालवा के विरुद्ध जो अभियान भेजा था ये अकबर ने भेजा था और जो 1573 में जो मालवा के विरुद्ध जो अकबर ने अभियान भेजा था उसका नेतृत्व भी राय सिंह ने किया था। उस समय मालवा का शासक इब्राहिम मिर्जा था। पंद्रह नवासी में यानी राय सिंह के जो मंत्री था उसका नाम करमचंद पंवार यानी राय सिंह का जो मंत्री था वो करमचंद पंवार था। 1589 की बात है ये। यानी राय सिंह ने करमचंद पंवार की देख रेख में जूनागढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। तो जूनागढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण राय सिंह ने करवाया था। अर्थात जूनागढ़ दुर्ग का जो वास्तविक निर्माता है, देखिए जूनागढ़ दुर्ग की जो शुरुआत करवाई थी वो राव बीका ने करवाई थी और जूनागढ़ दुर्ग का जो वास्तविक निर्माण करवाया था वो राय सिंह ने करवाया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में है? तो जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के बीकानेर जिले में है। और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? तो परीक्षा में 4 उत्तर देकर इस तरह के प्रश्न होते हैं कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माता पूछा गया है,
तो इसका वास्तविक निर्माता था वो तो रायसिंह था। अगर रायसिंह 4 आंसरों में नहीं है और आप बीका है तो उत्तर बीका हो जाएगा परीक्षा। लेकिन आज तक इसी तरह का विवाद आया नहीं है। और अगर इसका प्रश्न पूछा गया है जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण या जूनागढ़ दुर्ग का वास्तविक निर्माता कौन था, तो जूनागढ़ दुर्ग का वास्तविक निर्माता रायसिंह था। जूनागढ़ दुर्ग में महाराणा उदय सिंह के 2 सैनिक थे। जूनागढ़ दुर्ग में महाराणा उदय सिंह के 2 सैनिक थे, जयमल और दूसरे का नाम था फत्ता सिसोदिया। यानी जयमल और फत्ता सिसोदिया की इन दोनों की मूर्तियां, यानी जयमल और फत्ता सिसोदिया, ये जब अकबर ने 1567 और 68 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, उसी समय यानी मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। उदय सिंह के 2 सैनिक थे, जयमल और फत्ता। अकबर इन दोनों की वीरता को देखकर, इनकी वीरता से प्रसन्न होकर अकबर ने इन दोनों की हाथियों पर सवार, यानी हाथियों पर इन दोनों की मूर्तियां बनवाई थी, जयमल और फत्ता की। तो जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां हैं वो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। जयमल और फत्ता जो जूनागढ़ दुर्ग है ये हिंदू प्लस मुगल शैली में बना हुआ है। हिंदू प्लस मुगल शैली, यानी हिंदू और मुगल शैली में कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तो हिंदू और मुगल शैली में जो दुर्ग बना हुआ है वो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर है। यानी जूनागढ़ दुर्ग को ही जमीन का जेवर कहते हैं, जमीन का जेवर। तो जमीन का जेवर कौन सा दुर्ग है, तो जमीन का जेवर भी जूनागढ़ दुर्ग है जो बीकानेर में है। जूनागढ़ दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है 2016 में। 2016 की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि जूनागढ़ दुर्ग का मुख्य दरवाजा क्या कहलाता है, तो इसका मुख्य दरवाजा कर्णपौल कहलाता है। कर्णपौल, यानी जूनागढ़ दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है वो कर्णपौल कहलाता है और ये बीकानेर जिले में है। रायसिंह ने राजेंद्र की उपाधि धारण की थी, यानी रायसिंह ने, बीकानेर का जो शासक था रायसिंह, इसने राजेंद्र की उपाधि धारण किए थे। इसने राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। तो राजेंद्र की उपाधि धारण करने वाला राजस्थान के इतिहास का जो प्रथम शासक था वो रायसिंह था। राजेंद्र की उपाधि इसने किस क्षेत्र में धारण की थी, तो जीते हुए शत्रुओं से अच्छा व्यवहार करना, यानी जीते हुए शत्रुओं से अच्छा व्यवहार करना, यानी जीते हुए शत्रुओं से अच्छा व्यवहार करना, यानी जीते हुए शत्रुओं से अच्छा व्यवहार करता था रायसिंह। इसी के कारण इसको राजस्थान के इतिहास में राजेंद्र कहा जाता है। राजेंद्र, तो राजेंद्र की जो उपाधि धारण करने वाला था वो बीकानेर का प्रथम शासक था। बीकानेर का जो प्रथम शासक था वो रायसिंह था। रायसिंह कवि भी था। रायसिंह ने कुछ ग्रंथों की रचना की थी, जिस प्रकार रायसिंह महोत्सव, यानी रायसिंह महोत्सव ग्रंथ की रचना, रायसिंह महोत्सव, वेदक वंशावली। इसके बाद में ज्योतिषी रतनमाला। तो देखो रायसिंह महोत्सव, वेदक वंशावली और ज्योतिषी रतनमाला, इन जो ग्रंथों की रचना की थे, इन ग्रंथों की रचना की थी वो रायसिंह ने किए थे, यानी इन ग्रंथों की रचना रायसिंह ने की थी। रायसिंह एक कवि भी था साथ में। 1612 में बीकानेर चित्रशैली, यानी 1612 में बीकानेर चित्रशैली, 1612 में बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत, 1612 में बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत भी रायसिंह के शासनकाल में हुई थी। यानी बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत 1612 में रायसिंह के शासनकाल में हुई थी। और बीकानेरी जो चित्रशैली है इसका प्रमुख चित्र भगवत पुराण है। भगवत पुराण,
यानी भगवत पुराण कौन सी चित्रशैली का एक चित्र है? तो भगवत पुराण बीकानेर चित्रशैली है, उसका एक चित्र है। इसके बाद 1612 में महाराष्ट्र के बुरहानपुरा यानी 1612 में महाराष्ट्र के बुरहानपुरा नामक स्थान पर 1612 में महाराष्ट्र के बुरहानपुरा नामक स्थान पर और राय सिंह की मृत्यु हो गई। राय सिंह की मृत्यु हो गई। तो राय सिंह का जो शासनकाल था, यानी इसे मुगल दरबार का स्तंभ भी कहते हैं, इसे राजपूताने का कर्ण भी कहते हैं। और ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि मारवाड़ का कौन सा शासक जोधपुर का प्रशासक नियुक्त हुआ था? तो मारवाड़ का शासक था राय सिंह, जो 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त हुआ था। और जूनागढ़ दुर्ग का जो वास्तविक निर्माता है वो राय सिंह को माना जाता है। धन्यवाद, थैंक्स।